खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब, हमारे साथ मेहमान भी हैं। आजकल नाज़रीन जानते हैं कि जो स्पोर्ट्स है वही डोमिनेट करें अपने सारे न्यूज़ और मीडिया को। पाकिस्तान को मनाने के लिए आईसीसी को बांग्लादेश को क्या क्या ऑफर करना पड़ेगा, और ये खबरें आ रही हैं। जैसे हमने इस प्लेटफॉर्म से ये भी अर्ज़ किया था कि जितने बड़े स्टेक्स हैं फार्मल और इनफार्मल पैसे के इसमें, तो ये मैच कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे ख्याल में ये मैच होगा पाकिस्तान और इंडिया के माबैन, और ज़्यादा स्टेक्स तो उनके हैं। 3.2 बिलियन डॉलर की तो एक किसी ने वो ख़रीद रखी है जो एयर टाइम है। बहरहाल इस पर बात करेंगे। ईरान में क्या हो रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, स्टैंड ऑफ मौजूद है, और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ दोबारा से मुजाहरे करवाए जा सकते हैं। उधर क्रैकडाउन की खबरें भी आ रही हैं बार बार कि वहाँ पे अब क्रैकडाउन शुरू हो गया मुबैना तौर पर। उधर गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। इस हवाले से पाकिस्तान का बड़ा क्लियर और प्रिंसिपल स्टैंड है, और जिस पे हमें यकीनन जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को। पाकिस्तान में बसंत से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, पाकिस्तान की टोटल टूरिज्म कितना है, 4 बिलियन डॉलर का टोटल टूरिज्म है, और स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा ऊंची पीक्स और गहरी वादियाँ हैं, और नलायकियों की यही हमारा सिलसिला है। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुमताज़ स्पोर्ट्स के तजियाकार जनाब इरफान ज़हीर साहब। इरफान साहब बहुत शुक्रिया। इरफान साहब, हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू था, द काइंड ऑफ मनी जो इज़ मेड बाय दीज इवेंट्स, तो ये मुमकिन नहीं लगता था कि ये जो इतने माल से महरूम हम कर पाएंगे, भले वो इश्तिहारात वाली पार्टियां हों या बुकियों का मामला हो। तो मुझे लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघलने के इशारे आ रहे हैं, और ये आखिरकार मैच होता नज़र आ रहा है आपको जनाब इरफान ज़हीर साहब। बिल्कुल, ये जिस तरह हमने पहले सर बात की थी कि ये 500+ मिलियन डॉलर का एक मैच है, और हमने ये शायद जिक्र किया था कि अगर नॉर्मल कोई मैच होता तो वो 10 से 15 मिलियन डॉलर का है, तो इसकी रेवेन्यू की जो वैल्यू है वो इंटायरली डिफरेंट है। अब ओबियसली जब पाकिस्तान ने बाइकआउट किया, और जब पहले ये लोग कहते रहे कि बाइकआउट करके दिखाएं, जब पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया तो अब देखें कि एक इतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ कि अंबानी साहब ने जय शाह से बात की, उनका प्राइम मिनिस्टर उससे जय शाह से बात कर रहा है। अभी फिर 2 बंदे आर्बिट्रेशन के लिए, इमरान ख्वाजा और मुबशर उस्मानी, इनको डाला गया। जो डिप्टी चेयर भी हैं वो फिर पाकिस्तान आते हैं, और फिर ओबियसली आपने देखा कि कल पूरा दिन पहले बीसीबी के जो हेड हैं, चेयरमैन है अमीनुल इस्लाम साहब, उनसे मीटिंग होती है चेयरमैन साहब की, और फिर उसके बाद इमरान ख्वाजा से ये म्यूचुअली मीटिंग करते हैं। अब ओबियसली एंड ऑफ द डे तो ये सारा मैटर जो आपने इंट्रो में बात की, पैसे की बात है। अदरवाइज तो आप देखिए, शेक हैंड भी नहीं करना, देखना भी नहीं है, उनके घर भी नहीं जाना, वीजा भी नहीं देना, मल्टीपल इश्यूज है, बट मैच खेलना है। और अभी भी ये बेताब ये है, हम नहीं, हमने तो बाइकआउट कर दिया था। अब पाकिस्तान की जो 3-4 का सब इसमें चीजें हैं, जो स्टांस है जिसपे बात कर रहा है, उसमें से एक जो आपने बात की ये है कि ये हो नहीं सकता कि आप 235 मिलियन डॉलर लें इसकी रेवेन्यू शेयरिंग में से, हम सिर्फ उसका 5% लें, जो कि समहाउ 30 से 35 मिलियन डॉलर बनता है, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। और आप अकेले खेल के तो पैसा नहीं कमा रहे ना, आप हमारे साथ खेल के ही ये पैसा ले रहे हैं। तो उस लिहाज से पाकिस्तान ये चाह रहा है कि किसी ना किसी तरह इस अमाउंट को जस्टिफाइड करने के लिए इसका अपनी जो वैल्यू है उसको भी इनहेंस करवाए। तो ये ओबियसली पाकिस्तान का एक स्टांस है जिसको पाकिस्तान लेके चल रहा है। बाकी मोरल जो वैल्यूज है उसके ऊपर भी बात कर रहा है। बांग्लादेश को आगे पोस्टिंग देने के ऊपर भी बात की जा रही है। ये भी बात की जा रही है कि जो उनका लॉस हुआ है फाइनेंशियल इस ईयर का वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन ना की वजह से, ये भी बांग्लादेश को दिया जाए। और आगे आप ये भी, मेरा ख्याल है कि डिस्कशन के अंदर चीज आ रही है कि आगे कल को कभी आईसीसी का इवेंट होता है कोई, तो ये चीज खत्म की जाए कि जी वो न्यूट्रल वेन्यू पे वो जाएंगे, इसको वीजा नहीं देना, उसने आना है। इस चीज को भी नलीफाई करने की जरूरत है। तो ये 4-5 हमारे सोर्सेज के थ्रू पता चले ये पॉइंट्स है। बर्फ तो मेल्ट हो रही है। अब मेरा ख्याल है कि आईसीसी ने इनको 1 या 2 दिन का टाइम दिया है कि आप इसमें फाइनल करके अपनी गवर्नमेंट से बात करके लेकिन हमें जहीर कंफर्म साहब, एक करें, तो क्योंकि बात मोस्ट सामने लाइकली जरूर आई है कि जय शाह की जो रौनक है वो तो, उसकी कमर तो टूट गई है क्योंकि जय शाह ने जो रवैया इख्तियार किया हुआ था उस पर आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो घुटनों में आ गए, और पाकिस्तान आकर जो है वो यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब से उन्होंने मुलाकात की, और हमने देखा, सबने देखा कि यहाँ पर जो है वो जो बांग्लादेश के चेयरमैन हैं उन्होंने बसंत भी मनाई, और यहाँ पर लाहौर देखकर जो है वो सब दंग के दंग रह गए कि लाहौर में जो एक बसंत का मेला लगा हुआ था। अब खबर सामने ये आ रही है जहीर साहब के जो अंदरूनी कहानी आ रही है कि आईसीसी तमाम शराइत मानने को तैयार है। वो कौन सी शराइत हैं जो आईसीसी मानेगी, और क्या पाकिस्तान जो है वो बाइकआउट खत्म करने जा रहा है? देखिए, तमाम शराइत से तो मैं शायद एग्री नहीं करता। शराइत तो पाकिस्तान की जिस तरह मैंने 5-6 बोली है
जो हमें पता चल रहा है ये शराइत है, तो शायद सारी तो ना वो माने, बट हो जरूर सकता है कि आपकी गिव एंड टेक वाली सिचुएशन तो जरूर आएगी। पहले तो कुछ भी नहीं माना जाता था, अब हो सकता है कि 2-3 वो माने, 2-3 के लिए वो टाइम गेन करें, उस पे कहें जी हम इसको रीनिगोशिएट करते हैं। ऐसी चीजें तो जरूर होंगी, जो कि मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा स्टांस है प्रिंसिपल की, जो बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, इसको वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। उस वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली कर सकते हैं, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, स्कॉटलैंड खेल रही है, वो तो नहीं हो सकता, बट वो पैसे दिए जाएंगे, वो कंपनसेट किया जाएगा समहाउ। ये अपॉलजी का सेकंड नाम होगा। आईसीसी शायद डायरेक्टली अपॉलजी तो ना करे, बट ये जरूर कहेगा, इनको मेक श्योर करेगा बीसीबी को भी और पीसीबी को भी, कि हम आइंदा ऐसी चीजों से इख्तिलाफ, जो भी प्रॉब्लम आई है या बाहर आया है, इसको 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 रेज किया जाए। दूसरा, जैसे मैंने इवेंट की बात की, वो फ्यूचर में बांग्लादेश को होस्टिंग देने के हवाले से भी या पाकिस्तान को भी बात करेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये जो न्यूट्रल वेन्यू वाला कॉन्सेप्ट क्रिकेट के अंदर आके इसकी गेम को डिस्टर्ब कर रहा है, और जो शेक हैंड ना करना, देखना नहीं है, और जो एक पॉलिटिकल स्पीच है, इसके ऊपर भी मेरे सोर्सेज के मुताबिक बहुत बात की गई है। तो ये पाकिस्तान की काविश कहना चाहिए जी, एक सिंगल बोर्ड के तौर लेकिन पे जाहिद आए, साहब खबरें तो एक ये बोर्ड भी के आ साथ रही हैं कि आईसीसी जो है उसको, उनको ये कहा गया है कि आईसीसी जमानत दे कि वो बांग्लादेश का अजाला भी करेगी और बांग्लादेश जो है वो उनका वहां भी दौरा करे भारत की टीम में, और पाकिस्तान में भी वो आना चाह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने कहा है कि हुकूमत से पूछेंगे। और हाइब्रिड मॉडल पे भी बात हो रही है, रेवेन्यू शेयरिंग पे भी बात हो रही है कि रेवेन्यू बढ़ाया जाए। तो ये कौन, क्या इसमें ये भी जो है खबर आ रही है, भारतीय मीडिया दे रहा है कि बांग्लादेश के जो चेयरमैन है, आज़ादी चेयरमैन, वो मोहसिन नकवी साहब को भी बनाया जा सकता है। तो क्या भारत जो है वो जेशा, बल्कि मैं जेशा की बात करता हूं, कि वो जिस तरह रौनक का मुजाहरा कर रहे थे, वो अब उनका वो तारे नजर आ गए उनको? देखिए, रेवेन्यू शेयरिंग तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि पीसीबी ये जरूर बात कर रहा है कि ये हो नहीं सकता कि हमें जस्ट 30 से 35 मिलियन डॉलर दे, खुद आप 235 मिलियन डॉलर ले, तो वो बात ऑलरेडी पीसीबी ने रख छोड़ी है। और वो उनको लेके आएंगे कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप स्पॉन्सर की बात करते हैं, कभी कोई और लॉजिक दे के सारा पैसा ले जाते हैं। अगर ऐसा पैसा आप खुद जनरेट कर सकते तो फिर हमारे से क्यों खेल रहे हैं? तो ये तो एक पहली बात है। दूसरी ये कि ये मेरा ख्याल है र्यूमर है, और इस तरह की चीजें भारतीय मीडिया फ्लोट करता रहता है कि वो उनके चेयरमैन बन रहे हैं, ऐसे होगा। तीसरा, जो आपने बायलैटरल सीरीज की बात की, मेरा ख्याल है वो भी अभी पॉसिबल नहीं है। अभी एकदम से ये सारा कुछ करना इतना रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, स्टेप वाइज होगा। जो मुझे लग रहा है, जो पॉसिबल लग रहा है, और जो थोड़ा हमें कंफर्मेशन भी आ रही है, वो यही होगा कि जो शेक हैंड वाला मसला है, पहले स्टेप पे ये आएगा। जो न्यूट्रल वेन्यू का जो मसला आ गया, इसको भी आईसीसी मेक श्योर करेगा कि आइंदा के जो वर्ल्ड कप या कोई भी आईसीसी का इवेंट होगा, उसके अंदर ऐसा किसी कंट्री को होस्टिंग नहीं दी जाएगी जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, जो ऐसे क्रॉस जो लाइन ड्रॉ करे। तो ऐसे कंट्रीज को तब दी जाएगी जो उसके कंट्री में सब कंट्रीज आ सकते हैं। उसमें वो ये बात पाकिस्तान भी एक्सेप्ट करेगा, इंडिया भी करेगा। तो मेरा ख्याल है ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो आईसीसी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आईसीसी का न्यूट्रल रहने के ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, चौथा पॉइंट ये है कि आप कभी जो पार्टी बन जाते हैं, जैसे एशिया कप के दौरान आपने देखा क्या से क्या बातें उन्होंने की। वो पॉलिटिकल स्पीच कर रहा है उनका जो कैप्टन है, और किस तरह के जेस्चर शो किए जा रहे हैं, तो आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और बाद में जब 2 मंथ के बाद उन्होंने ये किया भी, और आपने देखा कि उसके बाद जब किया भी, तो वो इस तरह था कि बड़ा लंबा चौड़ा वो शिष्टाचार ये किया कि उन्होंने दोनों को समहाउ सेम वो लॉ लेकिन जाहिर साहब, अप्लाई जहां न्यूट्रल होने की करके। बात है आईसीसी की, उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक जेशा जो है वहां पर मौजूद है। अगर जेशा वहां पर नहीं रहता, या मुतालबा ऐसा आ जाता है कि उनको हटाया जाए, या उनका इस्तीफा का मुतालबा आ जाता है बड़े स्ट्रांगली, तो क्या आपको नजर आ रहा है कि वर्ल्ड कप के दौरान या बाद में या पहले अभी जेशा इस्तीफा दे सकते हैं, ताकि वर्ल्ड कप को और खेल को तो बचाया जा सके? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये मेरा सबसे पहला मेरा मौकफ यही था कि यही आपको बात करनी चाहिए, और उसकी इम्पीचमेंट से ही बात स्टार्ट करनी चाहिए। बट जो सोर्सेज बता रहे हैं कि अभी जो पॉइंट रखे गए हैं, उसमें जेशा की इम्पीचमेंट की खास बात हुई नहीं है। क्योंकि मेरा भी मानना यह है कि जब एशियन क्रिकेट काउंसिल का वो चेयरमैन था, तब उसने पहली दफा हाइब्रिड मॉडल हमारे से 2023 का करवा के श्रीलंका में शिफ्ट किया था। फिर जब 2025 में हमारी चैंपियन ट्रॉफी को उसी शख्स ने आईसीसी का चेयरमैन बन के हमें डेंट किया और हमारी होस्टिंग छीनी। ये तो अब 2 दफा हमें जब डेंट हो चुका, तो हमने मोहसिन नकवी साहब ने जाके ये स्टैंड लिया कि अब हमारी टीम भी उधर नहीं जाएगी। तो लेकिन वो नुकसान वो फर्द वाहिद ही है, वो फर्द वाहिद ही हर जगह पे जिस फोरम पे होता है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है, और पीछे से बैकिंग उसको अहमद शाह की है।
वो एक आपको पता है कि जो गवर्नमेंट के साथ उनकी अलायंस है और वो जो गवर्नमेंट का पार्ट है रादर, वो लेके चल रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली तो ये चीज उसी तरफ जानी चाहिए। बेशक पीसीबी अभी इन शराइत पे मान जाता है, इवेंचुअली उसी की तरफ आए। या तो ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करे, अगर ये अपने आप को न्यूट्रल रह जहीर के साहब, एक और इस क्वेश्चन, चेयर अगर के ऊपर। पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप जीत जाता है, जो कि इंशाल्लाह नजर आ रहा है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा और भरपूर तवानाई के साथ जीतेगा, तो क्या जेशा से ट्रॉफी लेनी चाहिए या लेगा पाकिस्तान? देखिए, अगर अगर पाकिस्तान ने, आप उन पे अब इस तरह बिलीव ना करें, आप कुछ शरायत को कंफर्मेशन में लेके आए। पहले उनको कहें कि उनका कैप्टन जो है वो जाके, या उनका कोई भी चेयरमैन जाके हमारे मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूल करे। अगर वो करता है तो फिर आपको करना चाहिए। अगर वो उससे पहले नहीं करते तो महज कमिटमेंट के ऊपर ना चलें। वो कमिटमेंट तो 2023 में जब एशिया कप खेला हमने, उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप हम जाएंगे, आप हमारे कंट्री में वर्ल्ड कप खेलने आए, हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएंगे। तो जब हम खेल के आ गए तो वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आए। तो वर्बल कमिटमेंट आप इनसे कोई भी ना लें। आप जो चीज है वो रिटर्न एग्रीमेंट में लेके आए, और उसके साथ साथ आप श्योरिटी डालें, जैसे इमरान ख्वाजा साहब हैं या मुबशर उस्मानी जैसे लोग हैं, इनकी कमिटमेंट और श्योर करके चलें। क्योंकि ये बातों से मुकरना, पीछे हटना, ये इनकी एक बड़ी रूटीन की जॉब है। ये कोई ऐसा बहुत बड़ी अच्छा, चीज मैं है नहीं है। इरफान भाई, मैं थोड़ा सा अब लोकल भी बात करूं। अभी जब हमने नाजरीन ने देखा होगा, बोली लग रही थी मुल्तान सुल्तान की 200 यानी 250 करोड़ की, तो इतने बड़े, इतनी पहले भी आपने मुझे थोड़ा सा बताया था कि जो पहले भी बोलियां लगी हैं वो भी 3 लोगों ने खरीदी थी। तो ये कितना पोटेंशियल है हमारी लोकल क्रिकेट में भी, आपको क्या लगता है? देखिए, ये अभी तक तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि इसके सर्वाइवल के लिहाज से, क्योंकि प्रीवियस जितने भी 10 सीजन के अंदर जितने भी फ्रेंचाइज ओनर थे, वो रोते रहे हैं कि हमारा फाइनेंशियली लॉस बहुत ज्यादा है। और ये 2 साल पहले ही ये पीसीबी को हाई कोर्ट में भी लेके गए मैटर को। तो पीसीबी ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि आप एमिकेबली आपस में बैठ के बात करें। ये क्या तरीका है कि हर चीज के लिए आप लोग कोर्ट आ जाते हैं? तो फिर इन्होंने कुछ रेवेन्यू को थोड़ा सा अपग्रेड किया। देखिए, अगर तो पीसीबी कोई ऐसा मॉडल इनके साथ बैठ के डेवलप करता है कि रेवेन्यू शेयरिंग के अंदर इनको पूल मिलता है, फिर तो ठीक है। बट जिस तरह अभी ये ब्रेकिंग न्यूज ही आ रही है कि 245 अरब करोड़। के ऊपर चली गई है इसकी जो बोली है मुल्तान सुल्तान की, और ये इतने की सेल होने जा रही है, ये तो बहुत इस ह्यूज अमाउंट, वो किस तरह पूरा होगा, किस तरह वो अभी प्लेयरों को भी आपने परचेज करना है। ये सिर्फ इस हद तक नहीं है, ये तो वो एनुअल इनकम है कि जो आपने हर चले, साल पीसीबी को देनी एक है। लिहाज से इरफान इरफान जही साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दस, और मैं एनलाइटन किया आपने। मगर चले, स्पोर्ट्स कुछ खुला है, स्पोर्ट्स का भी मामला सीधा होता नज़र आ रहा है। बसंत भी है, बसंत पे भी आखिर में हम बात करेंगे, पोटेंशियल की बात करेंगे और उन नलायकियों की भी बात करेंगे कि यहाँ ह्यूज पोटेंशियल जो हमारा टूरिज्म में है वो आज तक इग्नोर हो रहा है। हालांकि हम स्विट्ज़रलैंड से बड़ा ज़्यादा खूबसूरत एरिया हमारे पास है और हम एक पैनी भी वहाँ से नहीं कमाते मुहावरतन। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ ही। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड डॉक्टर रज़ा मोहम्मद साहब ने। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आपने हमें वक्त दिया। जनरल साहब, 2 बातों की तरफ आएंगे। एक तो ज़ाहिर है गुफ्तगू जारी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और ये बात भी हम बड़ी सराहत के साथ यहाँ बयान कर चुके हैं कि ज़ाहिर है ईरान इज़ नो इक्वल टू यूएस मिलिट्री माइट जो है, मगर इतना नुकसान उठाना पड़ सकता था, तो यहाँ पर बात रुकी हुई है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे दोबारा मुजाहरे भी शुरू करवाए जा सकते हैं, वेर मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। किस फेज़ में आपको ये लग रही है गुफ्तगू, और ये स्टैंड ऑफ और जो बिल्डअप है, क्या इससे वापसी का कोई आपको अंदाज़ा है कि हो सकती है या हो रही है जनरल साहब? तो बहुत शुक्रिया कायद साहब। अगर आपको याद हो तो आपने पहले भी एक दफ़ा इस पर डिस्कशन की थी, और मैंने उस वक्त भी ये अर्ज़ किया था कि मेरे ख़्याल में मैं नहीं देखता हूँ कि अमेरिका जो है ना फुल माइट के साथ ईरान पे हमला करेगा। ऑल्दो आप मिलिट्री स्ट्रेटजी में और जो आपकी असेसमेंट होती है, थ्रेट असेसमेंट, उसमें किसी चीज़ को रूल आउट नहीं करते, लेकिन मेरे ख़्याल में ये पहली ऑप्शन नहीं होगी, ये दूसरी या तीसरी ऑप्शन होगी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। वो कोशिश ही करेंगे कि कोएर्शन के ज़रिए, जैसे अभी उन्होंने बैरी बेड़ा वहाँ पे भेजा है, उसके ज़रिए, सैंक्शंस के ज़रिए और जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं उनके ज़रिए, कि वो ईरान को मनवा लें। मनवाना क्या है, जैसे हमारी पहले भी 1-2 दफ़ा बात हुई है कि मनवाना उन्होंने इसी चीज़ पे है कि सबसे पहले क्या इज़राइल के साथ वो कोएग्जिस्ट करना है कि नहीं करना, वो तंजीमें जिनको ईरान सपोर्ट करता है कि उनको सपोर्ट करते रहना या नहीं करना है,
और इसी तरह जो शिपिंग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में और बाकी जगहों पे कि क्या ईरान उसके साथ इंटरफियर करेगा कि नहीं करेगा। जहाँ तक मैं देखता हूँ मेरे ख़्याल में दोनों साइडें जो हैं वो इस चीज़ के लिए कॉन्शियस हैं कि मिलिट्री वॉर जो है एक फुल फ्लेजेड मिलिट्री वॉर जो है वो इस मसले का हल नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका इस हमला करता है तो ये अमेरिका के लिए एक और अफ़गानिस्तान एक और वियतनाम बन जाएगा। मेरे ख़्याल में ईरानियन कौम ऐसी नहीं है कि वो हथियार डाल देगी, तो ये बहुत ही प्रोलॉन्ग कर जाएगी वॉर और जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो शायद हासिल भी ना हो सकें। और जो जन साहब एक जानिब जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, इनके जो अमेरिका है वो हमला नहीं करेगा, फुल स्केल जो है वो हमला नहीं करेगा, लेकिन जो इजराइल है वो इतना डरा हुआ है कि अब ये खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू जो हैं वो इजराइल से फरार होने के उनके इम्कानात हैं, वो अमेरिका जो है वो जा रहे हैं और शायद वो अमेरिका से वापस ना आए, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि जो इजरायली हैं वो ईरानी मिसाइलों से डरे हुए हैं। साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका है वहां पर अपना थर्ड अपना जो है वो पैट्रियाट जो डिफेंस सिस्टम है वो भी जगह जगह नस्ब कर रहा है। उसको किस चीज की जो है वो खतरा है? अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो मुज़ाकरात हो, तो फिर ये मुज़ाकरात और साथ साथ इस तरह की तैयारी, तो ये तो फिर उसी तरफ है कि या तो वो इजराइल को बचाना चाह रहा है अमेरिका के, अगर हमला होता है तो इजराइल जो है वो उसको नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच जाएगा, या फिर जो है वो ईरान को धोखा दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक मुज़ाकरात का है जी, वो तो आपको पता ही है कि पहले भी एक दफ़ा ये हो चुका है ईरान के साथ कि मुज़ाकरात जो है शेड्यूल्ड थे, इतवार वाले दिन तो जुमे वाले दिन उन पे हमला हो गया। और इसी तरह बात है इज़राइल की भी कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो क्या इज़राइल जो है अपने डिफेंसेस तैयार नहीं करेगा या अमेरिका उसको एड नहीं करेगा। मेरे ख़्याल में कि वो तैयारी तो अपनी दोनों तरफ से दिफाई भी पूरी होगी और उसके बाद जहरियाना जो कार्रवाई करनी है या कोई रद्द अमल करना है ईरान ने, तो वो भी पूरी तैयारी होगी दोनों तरफ से। अभी बात यह है कि जब भी आप मुज़ाकरात की बात करते हैं तो उसमें ये तैयारियां करने के बाद ही मुज़ाकरात शुरू होते हैं। जो आपने कहा नेतन्याहू अमेरिका जा रहा है, फ़रार हो रहा है, क्या वापस नहीं आएगा? मेरा ख़्याल है अभी इट इज़ टू अर्ली टू से कि इस तरह की कोई चीज़ होगी। मेरे ख़्याल में वो ज़रूर जाएगा, वो बातचीत करेगा और उसकी कोशिश ये होगी कि उनके जितने एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं इस ख़ित्ते में, नॉट ओनली ईरान के अगेंस्ट बट जो पैलेस्टीनियंस के और बाकी जो सऊदी अरेबिया और बाकी लोगों के साथ उनके जो एम्स हैं वो सारे पूरे हों। बहरहाल नेगोशिएशंस में समझता हूँ कि दोनों तरफ प्रैग्मेटिक हैं, ईरान भी और अमेरिका भी, और मेरे ख़्याल में नेतन्याहू जो है वो फोर्स नहीं कर सकेगा इस दफ़ा अमेरिका को कि वो एक जंग में अमेरिका जो है वो ईरान के साथ उलझ जाए। दोनों साइडें जो हैं प्रैग्मेटिक हैं और दोनों साइड मेरा ख्याल है डिस्कशंस कर रही हैं। हमें उम्मीद यही रखनी चाहिए कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाउएवर जैसे आपने फरमाया, जंग में सारी ऑप्शंस तो सामने रखी जाती हैं, दोनों साइडें तैयार रहेंगी और ईरान का जो रिएक्शन है वो भी काफ़ी स्वेयर होगा पहले की निस्बत। अच्छा जनरल साहब, अब आते हैं दूसरी तरफ। अब गज़ा अमन बोर्ड का मामला है। हम देख रहे हैं कि 19 फरवरी को वाशिंगटन डीसी में ये पहली मीटिंग हो रही है। ये भी बड़ा ट्रिकी और कम्प्लेक्स इशू है। हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि जी हम जाएंगे, पीस कीपर्स के तौर पे जाएंगे, डिसआर्म करने में हमारा कोई हाथ नहीं होगा। ये हमारा असूली मौक़िफ़ है और इस पर हमें लगता है कि कुछ ज़्यादा वो हमें शायद माइल भी ना कर सकें। तो हाउ डू यू लुक एट दिस, हाउ ये किस तरह प्ले आउट करता नज़र आता है आपको? बड़ा नाजुक मामला है जी जनरल साहब। जी शुक्रिया कैस। सबसे पहली बात ये जी, जो पीस बोर्ड में शमूलियत है वो एक चीज़ है और दूसरी चीज़ होगी कि इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स। जहाँ तक पीस बोर्ड में शमूलियत की बात है, मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि पाकिस्तान को पीस बोर्ड में बैठना चाहिए। अब बाहर रह के शायद इतना अच्छा रोल अदा नहीं कर सकते जितना अंदर रह के करते हैं। आप अगर नेगोशिएटिंग टेबल पे एक मेंबर की तरह बैठे हुए हैं, आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं, आप अपना वोट दे सकते हैं, लॉबी कर सकते हैं और फ़लस्तीनियों के लिए आप वहाँ पे आवाज़ भी बुलंद कर सकते हैं और उनके हकूक़ हासिल करने में आप मददगार भी साबित हो सकते हैं। इसलिए मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का ये फ़ैसला कि हमें पीस बोर्ड में शामिल होना चाहिए बहुत अच्छा फ़ैसला है। वहाँ पे बैठ के ज़ाहिर है पाकिस्तान उन लोगों में शामिल होगा या उन मुल्कों में शामिल होगा जो ये चाहेंगे कि अमन हो जाए और रिहेबिलिटेशन और रीबिल्डिंग हो और जो फ़लस्तीनी है बाइज़्ज़त तरीके से वापस आए। जहाँ तक इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स का ताल्लुक़ है, उसमें आपने बिल्कुल सही फरमाया।
पाकिस्तान ने अभी तक यही कहा है कि वो इस चीज़ में शामिल नहीं होना चाहते कि हमास के अगेंस्ट जो है वो खड़े हो जाएं या जंग हो जाए हमारी। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि हमास हो या फ़लस्तीनी हो या कोई भी मुस्लिम हो, उनके अगेंस्ट पाकिस्तानी फ़ौज जो है और पाकिस्तान की जो कौम है वो खड़ी हो जाए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जैसे आप कह रहे थे है, लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा अहम रोल अदा करेगा, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट भी किया है जो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान इस खित्ते में और मिडिल ईस्ट में माशाल्लाह एक ऐसे ब्रिज के तौर पे रिकग्नाइज़ हो गया है कि जो मुल्कों के अंदर सुलह सफाई कराने में और चीज़ों को बेहतर करने में मदद दे सकता है। इसलिए मेरे ख्याल में हमें अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से अदा करना चाहिए, जिस हद तक बेहतर कर सकें हम फ़लस्तीनियों के लिए। जनरल साहब, जब हम मज़ाकरात की बात करते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मज़ाकरात हो रहे हैं, शायद जंग ना हो, दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जो अब्राहम लिंकन है, वहाँ पर जो ट्रंप के दामाद हैं जैरेड किशनर, वो वहाँ जाते हैं, वो वहाँ पर जो है वो उनके इंतजाम का जायज़ा लेते हैं, वहाँ पर जो फ़ौजी हैं उनका लहू गरमाते हैं, वहाँ मखसूसी एलची हैं वो भी जाते हैं, इराकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी जाते हैं। और जो इमाम ख़मैनी हैं उनके पोते का बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो पूरा जो मशरक़ वुस्ता है, अरब ताकतें जो हैं वो भी ईरान के साथ मिलकर लड़ेंगी। और भारतीय मीडिया बार बार ये खबर दे रहा है कि आने वाले चंद दिनों में हमला होगा। तो क्या वाकईतन अगर हमला होता है तो अरब जो हैं वो ईरान के साथ मिलकर लड़ेंगे, या ये हमला होता हुआ वाकईतन नजर आ रहा है? जी, सबसे पहली बात तो ये जी कि जैरेड कुशनर का वहाँ पे जाना एक सिंबॉलिक कदम है। ज़ाहिर है जैरेड कुशनर को देख लें कि वो इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली ये जो जूइश लॉबी है उनके साथ भी वेल टाइड अप है, इनकी रिश्तेदारियाँ हैं जूज़ के साथ और इज़राइल के साथ। तो वो उनके ऊपर एक वो मॉरल प्रेशर है कि उन्होंने जाके वहाँ पे खड़े होना है। जहाँ तक ट्रंप साहब का ताल्लुक है, उनके ऊपर इंटरनल प्रेशर्स भी हैं और अभी एप्स्टीन फाइल्स हैं, उनका भी प्रेशर है। तो इसलिए उन्होंने मिल के इसराइल को, जो जूइश लॉबी जो विद इन अमेरिका है, उसको खुश रखना है कि इनके लिए कोई वो जो है परेशानी या फ़िक्रमंदी का बायस ना हो। जहाँ तक ताल्लुक है इस चीज़ का जी कि हमला हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, जैसे मैंने पहले कहा जी कि हमला होने की पॉसिबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते। वो तो हो सकता है, लेकिन उसके जो डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट्स होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मेरे ख़्याल में जो पेंटागन है उन्होंने भी एडवाइस शायद अमेरिका को यही किया है कि हमें किसी लंबी जंग में नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक तो सर अरबों की क्या पोजीशन होगी, क्योंकि ईरान को यकीन है कि अरब हमारे साथ मिलकर अमेरिका से लड़ेंगे? जी, मेरे ख़्याल में जी जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अरब लोग अपनी फ़ज़ाएँ और पानी और ज़मीनें बंद कर देते हैं अमेरिका और इज़राइल के लिए कि वो उनको यूज़ करके, इस्तेमाल करके ईरान पे हमला कर सकें, तो ये एक बहुत बड़ा स्टांस होगा जो अरब वर्ल्ड है उनका, और सपोर्ट होगी ईरान को। क्या वो फिज़िकली इनके साथ आके लड़ते हैं या नहीं, वो ज़रा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। मेरे ख़्याल में वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि वो आएंगे और आके मिल के बहुत लड़ेंगे। शुक्रिया जनरल साहब, आप हमेशा हमें बड़ा एक सराहत और बड़ा आप हमें एनलाइटन कर। नाज़रीन एक ब्रेक देते हैं, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं और अभी बसंत का मामला ज़रा ये भी डिस्कस करें, टूरिज़म का मामला, पोटेंशियल देखते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मियाँ साहब, कुछ ख़बरें मिक्स्ड ही आती हैं, बड़ी हमारी बदनसीबियाँ भी हैं। एक अच्छा फंक्शन ये जो था या फेस्टिवल था, इसके साथ साथ एक बुरी खबर भी आई और ना जाने हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग जाती है। बहरहाल वो तो एक दुख का पहलू है और दैट इज़ एन ऑन गोइंग बैटल। मगर सवाल ये है कि आज बड़े एस्टीमेट लगाए जा रहे हैं जी, इतने बिलियन डॉलर कमा सकते हैं ये। मैं आज मियाँ साहब को कर रहा था, मैंने स्विट्ज़रलैंड की टूरिज़म के जो आमदन है टूरिज़म से, याद रहे कि हमारे पास ज़्यादा बड़ी ऊंची पीक्स हैं, ज़्यादा खूबसूरत वैलीज़ हैं और उसकी जो रकबा है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारी जो टोटल बनती है टूरिज़म से, जो मैंने नेट पे अभी देखी, ये प्लस माइनस हो सकती है, 4 बिलियन डॉलर टोटल बनते हैं। वेयर एज मैं हैरान था कि स्विस जो आमदनी है वो इट रेंजेस फ्राम 24 बिलियन डॉलर टू 57 बिलियन डॉलर।
पहले भी मेरा ये ख्याल था, मैंने कहीं 60 बिलियन या 50-60 बिलियन डॉलर की उनकी इनकम देखी थी जो सिर्फ टूरिज्म से करते हैं। और हमारे पास झील से सैफुल मलूक है, हमारे पास सवात है, हमारे पास हाई माउंटेन्स हैं, हमारे पास सहरा हैं, हमारे पास प्लेन्स ऑफ पंजाब हैं, क्या क्या नहीं है हमारे पास, मगर हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके। हमारा तो ट्रेजेडी बन जाती है। याद है पिछले से किस साल की बात, जब ये बर्फ़बारी हुई थी वहाँ पे और हमारे बच्चे बच्चियाँ जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए और दिल हमारा लहू लहू हो गया। तो कोई कुछ सीधा मतलब ये इतने पोटेंशियल हर रोज़ सामने आते हैं, मगर मुझे बड़े हैवी हार्ट से कहना पड़ता है इन्हें एक्सप्लॉइट करने वाला कोई नहीं है, इनको इन ख्वाबों को ताबीर देने वाला कोई नहीं है, नाअहल लोग हैं। वरना मैं समझता हूँ कि 2-3 सालों में पाकिस्तान का जो 130-40 बिलियन डॉलर का कर्जा है, आप यकीन करें कि हम टूरिज्म से ही निकाल सकते हैं, मगर ना होने नहीं देंगे सियान। मतलब है ये इस बात का दुख होता है, यानी रियलाइजेशन नहीं हो रही है, हर चीज़ हमारे पास पड़ी है। तो ये भी एक अच्छा अब है। और ये भी अच्छी बात फिर आपकी तरफ आता हूँ कि इस दफ़ा खुदा का शुक्र है कम से कम डोर का जो मामला था, पंजाब गवर्नमेंट का अच्छा अमल था कि उसने बाइक्स को फ्री वो जो है वो प्रोवाइड की प्रोटेक्शन। तो अब आप देखें ये मियाँ साहब, अब आप कह रहे हैं जी हम मुख्तलिफ शहरों में करवाएंगे, तो हम सिर्फ रेवेन्यू ला सकते हैं, हम सिर्फ टूरिज्म से रेवेन्यू ला सकते हैं हम, मगर करेगा कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? यहाँ पर तो IPPs के पैसे देते देते हमारी जेब खाली हो जाती है। मियाँ साहब देखें, कायद साहब इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे यहाँ इतने शोबे जो हैं वो एक शोबा, अगर एक शोबा उठा लिया जाए तो उसमें पोटेंशियल इतना है कि पाकिस्तान के ना सिर्फ कर्जे उतर सकते हैं बल्कि पाकिस्तान अमीर तरीन मुल्कों में शामिल हो सकता है। अगर हम तमाम शोबों पर यक वक्त काम शुरू कर दें तो पाकिस्तान 10 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकता है, इससे भी ऊपर जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। टूरिज्म में इतना बड़ा पोटेंशियल है कि जो है इसमें अरबों डॉलर नहीं खरबों डॉलर जो है कमाए जा सकते हैं। अब जो 6 और 7 और 8 फरवरी को जो लाहौर में बसंत हुई, इसने एक जो है वो सबक तो दे दिया कि पाकिस्तान का सिर्फ एक शहर जिसमें अगर बसंत या त्यौहार जो है वो मनाए जाएं तो उन त्यौहारों से बसंत का त्यौहार जो है वो 2 बिलियन डॉलर तक की बात हो रही है कायद साहब, कि इन 3 दिनों में 2 बिलियन डॉलर तक की खरीदारी हो चुकी है। 15 से 20 इंडस्ट्रियां चली हैं इन जो है वो 3 दिनों में, जिसमें देखें जो गुड्डे गुड्डियां तो वो जाहिर है वो उनकी खरीदारी तो हुई, डोरों की खरीदारी हुई, जो छतें हैं वो बनाई गई, उसमें ट्रांसपोर्ट जो है वो उसका खास तौर पे 9 लाख गाड़ियां इस्लामाबाद में बल्कि लाहौर में दाखिल हुई। 36 लाख लोग जो हैं वो लाहौर में आए, जो पूरी दुनिया से पूरे पाकिस्तान से आए। और इसमें जो होटलिंग का कारोबार है वो इतना बड़ा कि वहां से अरबों रुपए जो है वहां से कमाए गए। एयर टिकटिंग जो थी वो इतनी महंगी हो चुकी थी कि आप जो दुबई से टिकट लाहौर का था वो महंगा था, दुबई से इस्लामाबाद का टिकट जो है वो सस्ता था, लाहौर का टिकट जो है महंगा था। इसी तरह लंदन से लोग आए, अमेरिका से लोग आए, पूरे यूरोप से लोग आए, दुबई से जो है वो बहुत ज़्यादा लोग आए। इसके अलावा टेंटों का, कुर्सियों का और फूड इंडस्ट्री, बेकरीज और बाकी जो स्वीट्स और बाकी जो इंडस्ट्री है वो इतनी जो है वो ग्रो की है और इतनी चली है कि इसमें 2 बिलियन डॉलर तक की बात हो रही है। अभी 127 जो है वो शहर है कायसा पाकिस्तान के और 38 डिवीजनें हैं। अगर एक साल में ये एस्टिमेट लगाया गया है कि एक साल में 2 माह होते हैं, फरवरी और मार्च में शेड्यूल बनाकर तमाम शहरों में ये बसंत का त्यौहार मनाया जाए तो इससे 5 बिलियन डॉलर जो है वो कमाए जा सकते हैं आराम से, क्योंकि पूरी दुनिया भी उमड़ेगी पाकिस्तान में और जो इंडस्ट्री चलेगी वो अलग चलेगी। और इसके अलावा इसके इम्पैक्ट जो है वो आगे देखें कितना है। अब रमजान आ रहा है, जो सीएम साहब अभी कह रही थी वो बहुत बड़ी बात जो है वो कर रही थी कि रमजान आ रहा है, उससे पहले लोगों की जेबें भर गई। लोग वो रमजान जो है वो जब आता था तो लोग खौफ ज़दा हो जाते थे कि हम खर्चा कैसे करेंगे। अब वो खर्चा भी होगा, कमाया भी है उन्होंने, और जो इकॉनमी है उसमें भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो कायद साहब ये फैसला तो हो चुका है कि आइंदा जो है वो फैसलाबाद में जो है वो बसंत मनाई जाएगी, रावलपिंडी में मनाई जाएगी, मुल्तान में मनाई जाएगी और इसके अलावा सरगोदा में मनाई जाएगी। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में बसंत बाकायदा तौर पर शेड्यूल करके उसी तरह जिस तरह लाहौर में मनाई गई है इसी तरह मनाई जाएगी। और इससे सबक जो है वो ये मिला है कि अगर बेल्जियम, जर्मनी, तुर्की
अपने त्योहारों से अरबों डॉलर खरबों डॉलर कमा सकते हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कमा सकता? भारत एक जाली जो बसंत मनाकर जो है वो पैसे कमा सकता है, तो पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल है। वहां पर पूरी दुनिया के सुफरा जो है वो लाहौर में थे। वहां पर जो बांग्लादेश है उनके चेयरमैन जो क्रिकेट के थे वो लाहौर में थे। वहां पर बाकायदा तौर पे जो गैर मुल्की, पाकिस्तानी में बात नहीं कर रहा, जो गैर मुल्की वहां पर अंग्रेज हैं या बाकी कौमियतें हैं, उन्होंने आकर वहां पर भंगड़े डाले हैं, बसंत मनाई है, और ये बाकायदा तौर पर दरवाजा खुल गया है। अब आइंदा साल जो है बेहतरीन ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाया करेगा और पूरे मुल्क में इसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता राइज किया जाएगा। लेकिन पंजाब में ये फैसला हो चुका है कि पंजाब आइंदा साल जो है पूरे का पूरा बसंत मनाएगा। अच्छा मियां साहब, देखें देखें दूसरा ये है कि देखिए ना, कोई कम्पैक्ट कोई है नहीं इस पे ना। आपका मैं तो अर्ज़ किया ना कि ये तो एक टूरिज़्म की शक्ल है ना, जो बड़ी कलरफुल है और जो लोगों को हमारे मेट्रो अंदरूनी शहर और बाहर, इस दफ़ा तो लोगों ने जो पेरिफेरी में घर थे बड़े बड़े वहाँ पर, वरना हम देखते हैं कि लाहौर में रवायती तौर पर ये जो बसंत है ये अंदरूनी शहर होती थी और अब इसका कोई यानी नक्शा नहीं था। और मुझे बताया जा रहा था कि हज़ारों लोग जो हैं उन्होंने बड़े पीसफुली छतों पर अपनी अपनी खुशी मनाई। मगर सवाल ये है ना मियाँ साहब, जिन लोगों के पास ज़राए पैदावार है, एक छोटी सी शराफिया के पास ही है ना यहाँ के सारे ज़राए पैदावार, इन्होंने मैनेज करना है, इन्होंने ही हमारी टूरिज़्म को डेवलप करना है, इन्होंने ही सड़कें बनानी है, होटल्स बनाने हैं, मगर वहाँ पे क्या हो रहा होता है। बस मैं ज़ाती तौर पर डिस्करेज हूँ कि मैं 2-3-4 सालों से मैं नहीं जाता मरी सर्दियों में बर्फ़बारी देखने, क्योंकि मुझे बहुत वो यादें आ जाती हैं उन बच्चों की और वो तस्वीरें सामने आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये करने वाले काम हैं। और दूसरी तरफ जो ये इसको भी हमें ज़रूर ऐड करना चाहिए, उन लोगों के साथ हम भी दुख में मुकम्मल तौर पर शरीक हैं जो एक इंतहाई जो एक गलीज़ हरकत की गई है ये इस जुमे वाले दिन, तो बहरहाल उसको भी करना चाहिए था और ये भी बात बजा तौर पर क्रिटिसाइज की गई है। ये पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो तो जाहिर है पाकिस्तान में खुशियां नहीं देखते, लेकिन पाकिस्तान में खुशियां जो है वो आ चुकी हैं। पंजाब ने इसको जो है वो शुरुआत इसकी कर दी है और नंबर ले चुका है पंजाब, और ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में जो है वो ये राइज हो जाएगा। अब तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कायद साहब असल में ये बनाने हैं, इन पर जो है वो अमल दरामद कराना है। बाकी पोटेंशियल बड़ा है, लोग खुद कर लेंगे, इंडस्ट्री खुद चल जाएगी। अब तो मोटरसाइकिल वालों को भी जो है वो कह दिया गया है कि वो बाकायदा तौर पर जो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है वो उसमें राड बाकायदा लगा के जो है फिर मोटरसाइकिल जो है वो आगे बिकेगा। तो इस तरह के जो इकदाम किए जा रहे हैं और दीगर तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं उन्होंने बाकायदा इस पैटर्न पर सोचना शुरू कर दिया कि हमने फेस्टिवल किस तरह मनाने हैं। और ये एक फेस्टिवल नहीं है, तमाम फेस्टिवल जो है वो इसी तरह मनाया जाया करेंगे और इसी तरह जो है उनमें पोटेंशियल जो है वो उससे फायदा उठाया जाया करेगा, क्योंकि बाकी मुल्क जो हैं वो इन फेस्टिवल से जो है वो अरबों डॉलर बल्कि कई खरबों डॉलर जो है कमाते हैं। फ्रांस कमाता है, जर्मनी कमाता है, तुर्की कमाता है और पाकिस्तान भी अब कमाएगा और इसमें जो है दरवाजा खुल चुका है। टूरिज्म के हवाले से हम जरूर मैं इसमें स्टोरी जो है वो ऐड करूंगा और एक स्टोरी बाकायदा एक्सक्लूसिव दूंगा कि पाकिस्तान में टूरिज्म में कितना पोटेंशियल है और कौन कौन सी साइट जो है उससे कितना कितना पैसा कमाया जा सकता है। जी ठीक है मियाँ साहब, वक्त खत्म हो है। ये सारे पोटेंशियल मौजूद हैं मगर बहुत नालायक लोगों के हाथ में ज़मामे कार रही है और गालबन है भी। ये इससे यहाँ हमें इम्प्रूव करने और दुरुस्त करने की ज़रूरत है, वरना जो हमको दुख थे बहुत लादवाना थे। ये तो हफ्ते का पहला शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अजय तक कोई चल रहे हैं।